नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 114वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे भारत की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान में यदि हम देखें तो 12 अनुसूचियां हैं। जिस प्रकार से हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आपको सबसे पहले याद रखनी होती हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं और इसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल है उसको यदि देखें तो इसमें 22 भाग 12 अनुसूचियाँ एवं 395 अनुच्छेद यहाँ पर स्थित हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारी जो संविधान की बुक है वो आपके सामने दिख रही है और इस बुक में जो 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें प्रस्तावना होती है जो कि संविधान को संपूर्ण रूप से जो इसका महत्व होता है उसको दर्शाती है। भाग इसमें हम देखें कि इसको 22 जो इसके जो 22 भाग हैं इसको 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं और हम इसके अलावा 395 अनुच्छेद इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। हम देख सकते हैं कि पहले जो हमारी अनुसूचियां हुआ करती थी वह संख्या में 8 हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं यह जो 8 अनुसूचियां हैं इनमें विभक्त किया गया था हमारे संविधान को और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी और आज वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। यदि हम देखें तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 जो अनुसूचियों को जोड़ा गया, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से संविधान में जोड़ी गई और इनमें क्या क्या दिया गया है उनके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो हम आते हैं 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो ये संविधान में संशोधन की पावर 368 आर्टिकल के अंतर्गत आती है जो कि आपको याद रखना है 368 इतना पावरफुल आर्टिकल है जो कि संपूर्ण संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित कर सकता है। तो इसकी व्याख्या आपको पता होनी चाहिए। और 9वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो यह पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाते हैं उन पर संशोधन नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद होता है तो लैंड रिफॉर्म की बात होती है यानी भूमि सुधार की बात होती है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले जो भूमि का अधिकार हुआ करता था वह हुआ करता था फंडामेंटल राइट में यानी मौलिक अधिकारों में। और एक बात और आप देख लीजिए, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह बात भी हो रही थी। तो हम भूमि सुधार को यहाँ पर परिवर्तित नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई लोगों के पास हजारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, मठाधीश हुआ करते थे, उनके पास हजारों एकड़ की ज़मीन हुआ करती थी। राजे रजवाड़े जो कि यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ भारत में मर्ज होते गए, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें खुद के नाम पर हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म में यदि हमें किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, आज आप चाइना का उदाहरण लीजिए। चाइना में हम देख सकते हैं कि यहाँ की संपूर्ण भूमि संविधान यानी वहाँ के सरकार के पास होती है। वह कहीं भी फैक्ट्री स्थापित करनी होती या किसी भी प्रकार का कारखाना लगाना होता है तो उनको कहीं से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से यहाँ पर कंपनियाँ इस्टेब्लिश हो जाती हैं। वहीं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर कोई सड़क भी हमें बिछानी है तो सड़क में भी हमें बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो भूमि का अधिकार है वह 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दिया, जिसमें हम देख सकते हैं कि संपूर्ण जो भारत की भूमि है वह किसके पास चली गई, सरकार के पास चली गई। अब यदि सरकार चाहे तो वो उसका मुआवजा देकर उसको ले सकती है, यदि मुआवजा देना ना भी चाहे तो वह अपने अंदर उसको शामिल कर सकती है। तो 9वीं अनुसूची को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि यह पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई और इसमें लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी। अब हम 10वीं अनुसूची के बारे में देखें तो इसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का हिस्सा बनाया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। इसमें क्या बात होती है, इसमें सबसे पहले क्या बात हो रही थी कि जो सिक्किम है उसके लिए एक स्टेट बनाया गया था। सिक्किम राज्य को एक स्टेट बनाया गया था, बाद में चलकर उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इसके लिए विशेष अधिकारों की बात की गई थी आर्टिकल 35 में। अब हम देखते हैं कि इसको धीरे धीरे जो समय बीता तो इसको रिपील कर दिया गया, इसमें भी संशोधन किए गए। और हम बात करते हैं 54वें संविधान संशोधन की, तो 54वें संविधान संशोधन द्वारा इसको रिपील किया गया तथा 1985 में
इसको फिर से रिपील करके दल बदल कानून लाया गया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई मेंबर होता है, लोकसभा सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या विधानसभा का सदस्य होता है, तो सदस्य हुआ करते थे वह निकल कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे और पार्टियों की अव्यवस्था इस प्रकार से हो रही थी कि कई पार्टियां टूट रही थी और दूसरी पार्टियां बन रही थी। तो हम देख सकते हैं कि इस पे निर्वाचन आयोग का खर्चा बढ़ जाता था और विभिन्न सारी अव्यवस्थाएं यहाँ पर आ रही थी। 54वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पर रोक लगाई गई, यानी अब कोई भी यदि मेंबर पार्टी छोड़कर जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें 1985 में जोड़ी गई तथा 54वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। और 35वां संविधान संशोधन इसलिए याद रखना है क्योंकि यह सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब हम बात करें 11वीं अनुसूची के बारे में, तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ कि इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें बात की गई पंचायती राज की। जो पंचायती राज व्यवस्था हम देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसका हिस्सा बनाया गया। 2 लेक्चर आपके आ चुके हैं, पंचायती राज व्यवस्था को आप बहुत ही बेहतर तरीके समझ सकते हैं। और आपने जो 12वीं अनुसूची के बारे में यदि हम बात करें तो 12वीं अनुसूची क्या कहती है, जो म्यूनसिपैलिटी होती है, जो नगर निकाय होते हैं, उनके लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए लाया गया था। इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यह आपको याद रखना है। तो हमारी जो 9वीं अनुसूची है वह बात करती है लैंड रिफॉर्म के बारे में और पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। 10वीं अनुसूची बात करती है सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा तथा 54वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल अधिनियम आया था, उसके बारे में चर्चा करती है। 11वीं अनुसूची पंचायत की बात करती है, 12वीं अनुसूची म्यूनसिपैलिटी की बात करती है, आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं, क्या अनुसूचियाँ संविधान का हिस्सा है? आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है कि हाँ, जो अनुसूचियाँ हैं वह संविधान का हिस्सा है। तो हम देख सकते हैं कि अनुसूचियों को संविधान का हिस्सा बनाया गया, प्रॉपर इनको लॉ के माध्यम से जोड़ा गया था। 8 अनुसूचियाँ तो संविधान में पहले ही जब संविधान तैयार किया जा रहा था उनको जोड़ दिया गया था। 4 जो अनुसूचियाँ अन्य रूप से जोड़ी गई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उनको भी संविधान का हिस्सा बना दिया गया था। चूँकि हम देख सकते हैं संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें अपनाया गया था। अनुसूचियों को संविधान की प्रक्रिया में परिवर्तित भी किया जा सकता है, यानी हम देख सकते हैं कि 368 जो आर्टिकल होता है वह हमें संविधान संशोधन की पावर देता है। और जो कि संविधान का हिस्सा जो हमारी अनुसूचियां हैं तो 368 के माध्यम से इनको संशोधित भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे पहली से लेकर 8वीं अनुसूची की कि इनमें क्या है। पहली अनुसूची में यदि हम देखें तो पहली अनुसूची बात करती है केंद्र व राज्य की। भारत का एक केंद्र व राज्य यानी संपूर्ण राज्य को जिस प्रकार से अनुच्छेद 1 में बात करते हैं, हम देख सकते हैं कि जब भागों की बात होती है तो पहले भाग की बात होती है केंद्र व राज्य क्षेत्र, यानी हमारे यहाँ पर जो भी राज्य क्षेत्र हैं जो कि जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हैं या देश हैं, उनके नाम, सीमा यानी उनकी जो बॉर्डर्स होती हैं, इनकी संख्या, जो क्वांटिटी होती है कि हमारे 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी संख्या की बात भी करती है, उनकी बॉर्डर्स एरिया की बात करती है, उनके नामों की बात करती है। अब हम दूसरी अनुसूची में आए तो दूसरी अनुसूची में क्या होता है कि इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरी अनुसूची 2 के माध्यम से हम देख सकते हैं वेतन 2, यानी यहाँ पर वेतन की बात करती है। प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। तो वेतन में क्या होता है, वेतन संबंधी प्रावधानों की बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर राष्ट्रपति का वेतन हुआ, उपराष्ट्रपति का वेतन हुआ, न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हुआ करते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन हुए, ऑडिटर जनरल जो कि कैग होते हैं उनके वेतनों के प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति होने की तनख्वाह नहीं दी जाती, इनको तनख्वाह दी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष की, जो कि आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में वेतन संबंधी प्रावधानों की बात की गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर वेतन देना है। तो यहाँ पर वेतन की बात हो गई। अब हम आते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची क्या बात करती है, सीटों के बंटवारे के लिए, यानी किस राज्य को किस प्रकार की सीटें होनी चाहिए, देश में सीटों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितनी राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए, कितनी लोकसभा की सीटें होनी चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों को किस प्रकार से सीटों का आवंटित किया जाना चाहिए। चौथी अनुसूची में इनकी बात की जाती है।
सीटों के बंटवारे में हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि कई स्थानों पर हम देख सकते हैं किसी राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ है तो किसी राज्य की संख्या 1 करोड़ भी नहीं है। गोवा की जनसंख्या देखें तो बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें तो 20 करोड़ की आबादी की जनसंख्या है। तो यहाँ पर इक्वलिटी लाने के लिए संपूर्ण देश में, जैसे कि मान लो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक समान पावर देने के लिए क्या किया गया है, इस प्रकार की बातें चौथी अनुसूची में रखी गई हैं। यदि आप देख सकते हैं यह जनसंख्या के बेस पर लिया जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि मान लो आपके पास 400 सांसद हैं, 400 सांसद का गुणा करके जितने जितने व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे उतने व्यक्तियों के आधार पर सीटों का आवंटित किया जाएगा। हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 67 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या कम है वहाँ पर कम सीटें दी गई हैं। इसका एकमात्र उपाय हम सोचा है, जो संविधान निर्माताओं द्वारा सोचा गया, कि जनसंख्या के बेस पर हम लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। और एक बात आपको और याद रखनी है, यदि जो आपका जिला होता है तो जिले के बेस पर यह नहीं होता। लोकसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि आपका जिला कोई होगा और लोकसभा क्षेत्र कोई और लगता होगा, तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। अब हम 5वीं अनुसूची पर आते हैं। तो 5वीं अनुसूची बात करती है अनुसूचित जाति क्षेत्रों के बारे में। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ रहती हैं और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बृहद मात्रा में अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, उनके विशेष अधिकारों की बात करने के लिए 5वीं अनुसूची यहाँ पर बात करती है। तो यहाँ पर जनजातियों की बात होती है जो कि जंगलों में रहते हैं। हालांकि हम देख सकते हैं इनको संविधान से अलग होते हैं या इन संविधान से कटे हुए रहते हैं। इनको वैसे ही अपनी जो रूल्स है, रेगुलेशन है, अपनी जो सभ्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको लेकर चलने की पावर्स होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनको संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची की। 6वीं अनुसूची में हम देखें तो इसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 8EM आपको याद रखना है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी ATM2 2 बार M आता है। इसमें A से याद रखते हैं आप आसाम के लिए, T से रखते हैं त्रिपुरा के लिए, M से रखते हैं किसके लिए, मिजोरम के लिए, और एक और M यदि लें तो मेघालय के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इससे आपको याद रखना है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात कहाँ पर की जाती है, 6ठी अनुसूची में की जाती है। अब हम 7वीं अनुसूची को लेकर चलें तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 3 सूची यहाँ पर बनाई गई हैं। एक होती है केंद्र सूची, एक होती राज्य की सूची। केंद्र की सूची के अंतर्गत केंद्र को पावर दी जाती है, राज्य की सूची के अंतर्गत राज्यों को पावर्स दी जाती हैं, और समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को होती है। तो यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया है। इनके अलावा हम देख सकते हैं, जैसे पुलिस की बात को ले लें तो दिल्ली के जो CM हैं वह लड़ते रहते हैं कि पुलिस की पावर हमारे पास होनी चाहिए। चूँकि हम देख सकते हैं यह केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के पास यहाँ की पुलिस हुआ करती है। तो अलग अलग राज्य में आप पुलिस भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो इस प्रकार से पुलिस की जो पावर है वह राज्य के पास होती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार भी होती है, जैसे कि शिक्षा है, तो उसके लिए समवर्ती सूची में रख दिया गया है। दोनों केंद्र व राज्य इस पर कानून बना सकते हैं तथा इनमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, यह देश की आधिकारिक भाषा की बात करती है। यदि आप अपनी भाषा में बोलते हैं तो आपकी ठाठ होती है, ठाठ से आपको 8 याद रखना है। तो आपकी जो जैसे कि आपको अपनी ठाठ जमानी है तो स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा शिवसेना के जो अध्यक्ष हुआ करते हैं वह, और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हुआ करते हैं वह मराठी भाषा में बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आधिकारिक भाषाओं की बात की जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले हमारे संविधान में 14 ऐसी भाषाएं हुआ करती थी जो इसे संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह भाषाएं 22 हो चुकी हैं। अब हम थोड़ी सी बात यह देखते हैं कि जो 14 भाषाएं हमारे यहाँ पर हुआ करती थी और जो 22 भाषाएं यहाँ पर बनी, तो कि जो भाषाएं नई बनी उनके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो किस किस प्रकार से यह भाषाएं निकल कर आई तो आपको याद होना चाहिए। हम बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की। 21वें संविधान संशोधन 1961 में सिंधी भाषा को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया, यानी अब 14 हुआ करती थी, 1961 से यह भाषाएं 15 हो गई थी। अब इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसी समय पर क्या हुआ था, हमारी पंचायती राज व्यवस्थाएं लाई गई थी। तो आपको यह याद रखनी है कि यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन हुआ।
और 72वें संविधान संशोधन में आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, पंचायतों को दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान द्वारा पंचायतें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा म्यूनसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 71वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। तो 1992 में 71, 73, 74 यह संविधान संशोधन हुए। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन कनी आती है, तो यह बन जाती है हमारी यहाँ की 16वीं भाषा, मणिपुरी आती है 17वीं बन जाती है, नेपाली आती है 18वीं बन जाती है। तो हमारे यहाँ पर 18 भाषाएं संवैधानिक तौर पर शामिल कर ली गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में निकल कर आता है। तो यहाँ पर 19वीं बनती है बोडो, 20वीं बनती है डोगरी, 21वीं बनती है मैथाली और 22वीं बनती है संथाली। इस प्रकार से 22 भाषाओं को हमारे संविधान के अंतर्गत संवैधानिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो हम देख सकते हैं हमने बहुत ही बेहतर तरीके से हमने अपनी अनुसूचियों के बारे में समझा। इस सब जानकारियों को नोट डाउन कीजिए, इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और हम बात करेंगे संविधान की। धन्यवाद।